Hi, this is Aditi Rana and we are starting chapter 5, class 6 geography, major domains of the earth. Three main components of the environment are atmosphere, hydrosphere and lithosphere. अगर हम बात करें अपने आसपास के environment की, वातावरण की, तो इसके तीन घटक हैं, तीन main components हैं, that is atmosphere, वायुमंडल, hydrosphere, जलमंडल and lithosphere, that is भूमंडल. Word origin in the Greek language, lithos mean stone. लिथोस का मतलब होता है पत्थर, इसीलिए लिथोस्फेयर क्या है, वो जगह जो पत्थरों और जब पत्थर आपस में मिलते हैं टकराते हैं तो स्मॉल स्मॉल सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, बारीक पीसेस में, तो लिथोस्फेयर क्या कहा है, ज़मीनी हिस्सा. एटमॉस का मतलब होता है वेपर्स, तो एटमॉस्फेयर वो जगह है जहाँ वाटर वेपर्स बन के एवेपोरेट होते हैं, फिर कंडेंस होकर बारिश होती है. तो एटमॉस का मतलब होता है वेपर, और एटमॉस्फेयर में हमारी सारी गैसेज होती हैं और वो सर्कुलेट करती रहती है. नेक्स्ट इज हुडर मीन्स वाटर. हुडर का मीन्स होता है वाटर, इसलिए जो हाइड्रोस्फेयर है वो पूरा आपका किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है. और बायोज मीन्स लाइफ. तो जो बायोस्फेयर है, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, तब आपका बायोस्फेयर बनता है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. और सारे चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हों या लैंड पे रहने वाले हो, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो या हम हो, कोई भी हो, प्लांट्स हो, ये सब रहते हैं बायोस्फीयर में. कैन यू मेक वर्ड्स यूजिंग द अबव? So question can be asked, lithos, atmos, hydro, bios, these words belong to which language? So just now you have seen that these words belong to Greek language. So firstly we will talk about the atmosphere. द गैसेस लेयर दैट सराउंड द अर्थ आर द एटमॉस्फेयर. एक गैस की लेयर होती है हमारे अर्थ में, हमारे आसपास जो मौजूद होती है हमेशा, जिससे हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो वही एटमॉस्फेयर है. और ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में अवेलेबल हैं. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर. जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत हाइट तक जाता है, लगभग 1600 किलोमीटर तक ये ऊपर जाता है. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो गिरता जाएगा. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़. जो एटमॉस्फेयर है हमने इसे फर्दर डिवाइड किया है 5 लेयर्स में, डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन. मतलब इन 5 लेयर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंट है बात एक दूसरे से. दूसरी बात क्या है, टेम्परेचर के बेसिस पे. जैसा कि मैंने कहा एटमॉस्फेयर में जब हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो इन्हीं 5 लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, इसलिए इन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया है. दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड डैश. अगर हम बात करें अर्थ के सरफेस से आप शुरू करेंगे इनकी नेमिंग को, तो जो इनके नाम है वो नीचे दिए हुए हैं. सबसे पहली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को हम आइनोस्फेयर भी कहते हैं, एंड एक्सोस्फेयर. इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे क्लास 7th में, लेकिन यहाँ पे आपको छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है. फर्स्टली ट्रिक टू लर्न द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. अगर हम एक ट्रिक की बात करें, हाउ टू लर्न द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन द करेक्ट सीक्वेंस, तो इसका आंसर है ट्रस्ट मी इन एग्जाम. ट्रस्ट, टी आर से आपका बनता है ट्रोपोस्फेयर, एस टी से स्ट्रेटोस्फेयर, एम ई से मीसोस्फेयर, आई एन से आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, और ई एक्स से एक्सोस्फेयर. सो ये ट्रिक है. नाउ सी दिस डायग्राम. जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस दैट द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, जो कि 20 किलोमीटर तक की है, आपकी अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर तक की हाइट तक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, दैट इज अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर. देन मीसोस्फेयर विच इज अप टू द हाइट ऑफ 85 किलोमीटर. देन थर्मोस्फेयर 690 किलोमीटर, एंड एट लास्ट एक्सोस्फेयर दैट इज 10,000 किलोमीटर. तो ये आपकी 5 लेयर्स थी. नाउ द एटमॉस्फेयर इज मेनली मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. एटमॉस्फेयर है मेनली ये दो गैसों से बना हुआ है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की परसेंटेज की बात करें, एज यू कैन सी दिस डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ऑक्सीजन की परसेंटेज है 21% एंड नाइट्रोजन इज 78%. तो अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो 78% आपकी नाइट्रोजन थी, और अगर 21 मैंने उसमें ऐड कर दिया ऑक्सीजन, सो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे भी 9 हो गया. यानी कि 99% जो एटमॉस्फेयर है वो आपका दो गैसों से बना है, या दो गैसों की एटमॉस्फेयर में प्रधानता है, वो है आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन.
बाकी जो बचा हुआ है परसेंटेज है दैट इज 1%, उसमें बाकी गैसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपका एटमॉस्फेयर में 0.03% प्रेजेंट है। अगर बात करें आर्गन की तो 0.93% ये प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, और जो अदर गैसेज हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जो गैसेस का मिक्सचर है वो 0.04% में है। So here you can see again percentage: nitrogen 78%, oxygen 21% by volume, carbon dioxide 0.03% and argon 0.93%. Oxygen is required for breathing and burning. अब यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए, और बर्निंग के लिए, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हरे पेड़ पौधे जब होते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया करते हैं, खाना बनाते हैं जब अपना खुद का, तब वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से CO2 लेके ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं ताकि बाकी ऑर्गेनिज्म वो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट, बर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन। किसी भी चीज़ को आप जला नहीं सकते हो अगर आसपास की एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे नाइट्रोजन। इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स थे उनके पास क्या था, ऐसी ज़मीन पे वो उगे हुए थे जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी थी, इसलिए वो इंसेक्ट्स को खाते थे ताकि अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सके। तो इस बात से हमें ये पता पड़ा कि अगर प्लांट्स को ग्रो करना है तो नाइट्रोजन उनके लिए ज़रूरी है। प्लांट्स कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन तो ले नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उनकी सॉइल में रहते हैं, उनकी रूट्स में रहते हैं, और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं एक सॉल्यूशन में, सॉल्युबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, और उस सॉल्यूशन से प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Next is carbon dioxide. It is essential for photosynthesis and temperature balance of the earth. It is a greenhouse gas. जैसा कि हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है और टेम्परेचर को बैलेंस करने में हेल्प करती है अर्थ पे, और यह एक ग्रीन हाउस गैस है। अब हम इसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट, ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपनी फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करते हैं और वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में जो हम लेते हैं। नेक्स्ट, इफ देयर वर नो ग्रीन हाउस गैस देन सोलर रेडिएशन विल हिट द अर्थ सर्फेस एंड जस्ट रिफ्लेक्ट बैक। अगर कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो जो सोलर रेडिएशन यानी कि सूर्य से जो किरणें आती वो पृथ्वी के सरफेस से टकराती और रिफ्लेक्ट हो जाती वापस, ठीक है। और पृथ्वी पे जो टेम्परेचर है वो नहीं होता, पृथ्वी बहुत ही ठंडी होती, बट लकीली हमारे पास कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उन्हीं में एक CO2 भी है आपकी, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये पृथ्वी पर सोलर रेडिएशन यानी कि जो सन से लाइट आ रही है उसे आने तो देती है लेकिन उसे वापस और बाहर नहीं जाने देती, उसे ट्रैप करके रखती है। इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा रहता है, यहाँ पे मेंटेन होता रहता है, टेम्परेचर बैलेंस रहता है। बट excess increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature and this is termed as global warming. लेकिन जब अधिकता हो जाती है, जब CO2 बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे एनवायरनमेंट में, तो क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि पूरी पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। Next, the density of the atmosphere is highest on the ocean floor and as we move upward the density decreases. जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो ओशियन फ्लोर यानी कि समुद्री सतह पे जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे, जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी यानी कि कम होती जाएगी। इसी वजह से जो क्लाइमर्स होते हैं, जो माउंटेन्स पे चढ़ने वाले लोग होते हैं, दे हैव डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग ड्यू टू डिक्रीज इन एयर डेंसिटी। इसलिए जब वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं पहाड़ों पे तो धीरे धीरे क्या होता है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ऊपर जाते जाते एटमॉस्फेयर में डेंसिटी डिक्रीज हो रही होती है। इट मीन्स दैट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू हाइट, यानी कि डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू हाइट है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू हाइट, मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर
जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसा कि हमने अभी बात करी, इन्वायरमेंट में जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहता है। जब आप 165 मीटर अप साइड जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज एज वी मूव अपवर्ड इन द एटमॉस्फेयर। द प्रेशर पुट ऑन द एटमॉस्फेयर बाय अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अब नेक्स्ट बात करेंगे प्रेशर की। जो एयर प्रेशर है, अर्थ जो है ना, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्रिएट करता है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। एयर प्रेशर इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। एयर प्रेशर है वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। कहीं पे हाई प्रेशर होता है, कहीं पे लो एयर प्रेशर होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से चलेगी और जहाँ लो प्रेशर होगे उस साइड चलेगी। एंड द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और वो जो मूव करती है एयर उसे विंड कहा जाता है। और ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर आप पढ़ेंगे जब आप सी ब्रीज के बारे में, लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। Water covers a very big area of the earth's surface and this area is called the hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर वो जगह है जहाँ पे सब पानी है। अर्थ का वो सरफेस जहाँ पे पानी है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ का जो टोटल हिस्सा है उसका 71% से भी ज़्यादा है वो पानी से घिरा हुआ है। 29% इज विद लैंड। सिर्फ 29% है जहाँ पे लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है वाटर अपनी हर फॉर्म में, चाहे फिर वो ग्लेशियर्स हो, चाहे फिर वो रिवर्स हो, हर फॉर्म में। चाहे जब जैसे हमारी आइस है तो वो भी वाटर की फॉर्म में है, लिक्विड है तो वो भी वाटर है, वाटर वेपर्स हैं तो वो भी वाटर की फॉर्म है। तो हर फॉर्म में जो पानी है वो आपका हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन ओशियन। जो अर्थ का 97% पानी है वो कहाँ पे आपको मिलेगा? ओशियंस में मिलेगा, महासागरों में मिलेगा। और जो बचा हुआ 3% पानी है ना वो आपको कहाँ मिलेगा? रिवर्स में, लेक्स में, ग्लेशियर्स में, ग्राउंड वाटर में, यानी कि आपको नदियों में, नहरों में, और जो बर्फ़ की नदी सी होती है माउंटेन्स के पास, ग्लेशियर्स, वहाँ पे मिल जाएगा। और जो ग्राउंड वाटर है यानी कि भूमिगत जल, ज़मीन के अंदर का पानी, वहाँ पे आपको मिलेगा 3% बचा हुआ। नेक्स्ट इज लिथोस्फेयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। अर्थ का वह ठोस हिस्सा जहाँ पे हम सभी रहते हैं उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल। अर्थ का क्रस्ट यानी कि सबसे ऊपरी लेयर जो होती है अर्थ की, ये उससे बना होता है। और इसके ऊपर सॉइल की भी थिन लेयर होती है जहाँ पे हम सब एग्रीकल्चर करते हैं। लिथोस्फेयर इज द डोमेन। यह वह क्षेत्र है जो हमें प्रोवाइड कराता है फॉरेस्ट, जंगल प्रोवाइड कराता है, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, हरी हरी घासों वाले मैदान, ताकि हमारे जो जानवर हैं वो ग्रेजिंग यानी कि चर सकें। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए ज़मीन हमें दिलाता है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, हमारे रहने के लिए। जहाँ हम मकान बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? ऐसी जगह पे तो बनाएंगे जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है, जहाँ पे मिट्टी होगी वहीं तो घर बनाएंगे। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और ये सोर्स है, इसमें से जब हम खुदाई करते हैं, डिगिंग करते हैं, तो हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज बायोस्फीयर? ऐसी जगह जहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर भी मिले, लिथोस्फेयर भी मिले, हाइड्रोस्फेयर भी मिले, यानी कि वो सारी कंडीशन। एटमॉस्फेयर है यानी कि आप सांस ले सकते हैं, हाइड्रोस्फेयर यानी कि आपके पानी है पीने के लिए, ठीक है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। देन लिथोस्फेयर रहने के लिए जगह है, खाना है, पानी है, सांस लेने के लिए एयर है। तो यानी ये सारी कंडीशन जब तीनों मिल जाती हैं तो ऐसी जगह बायोस्फीयर कहलाती है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। So biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together. Biosphere वो narrow zone है, वो सीमित क्षेत्र है जहाँ पे हमें land मिल रही है, ज़मीन मिल रही है, वाटर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और एयर, हवा भी मिल रही है। हवा, पानी, ज़मीन मिलती है, जब तीनों ये चीज़ें होती हैं तो वो आपका बायोस्फीयर है। और एक ये नैरो
जोन है, एक सीमित क्षेत्र है, विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हर तरह की लाइफ संभव है, यानी कि इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, पानी में रहने वाले भी हैं, ज़मीन पे भी रहने वाले हैं, हवा में उड़ने वाले भी हैं, हर तरीके के हैं। देर आर टू मेन डिवीज़न ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस को अगर ब्रॉडली बात करें, बड़े तौर पे, बड़े पैमाने पे, तो दो डिवीज़न यानी कि दो तरीके से बांटा है। फर्स्टली इज द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स, जो अर्थ का हिस्सा यानी कि सॉलिड पोर्शन है, जहाँ जमीन है, उसको हमने क्या कहा, कॉन्टिनेंट कहा, महाद्वीप कहा। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन, और जो बड़े बड़े पानी की जगह है वहाँ पे हमने उसे क्या कहा, उसे कहा महासागर। The level of sea water remains the same everywhere. Elevation of a land is measured from the level of sea, which is taken as 0. समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई हम मेज़र करते हैं, क्योंकि समुद्र तल होता है ना, वो हमेशा सेम लेवल पे रहता है, यानी कि किसी चीज़ की हमें हाइट मेज़र करनी है या किसी चीज़ की डेप्थ मेज़र करनी है, तो हम क्या करेंगे, सी वाटर को बेस लेंगे, क्योंकि ये हमेशा लगभग सेम ही रहता है, तो हम इसे बेस लेते हैं, यहाँ से हम मेज़र करना शुरू करते हैं। आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, तो हमने यहाँ सी वाटर के लेवल से स्टार्ट किया उसकी हाइट को मेज़र करना, तो सी वाटर के लेवल पे तो हमने 0 लिया। अब यहाँ से इसकी हाइट यानी कि एलिवेशन ऑफ लैंड मेज़र करेंगे कि ये सी वाटर से कितनी ऊंचाई पे है, तो यहाँ से हमने मेज़र किया और उसकी हाइट कितनी निकल के आई, 8848 मीटर। सेम वे अगर हमें किसी चीज़ की डेप्थ नापनी है, यानी कि जो आपका वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, दैट इज़ मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशियन में है, तो फिर अब आपको क्या करोगे, सेम तरीका अपनाओगे। आप क्या करोगे, सी वाटर को बेस लोगे, यानी कि ये हमेशा 0 है, ये सेम ही मेंटेन होता है, तो इसे हमने बेस लेके यहाँ से इसकी डेप्थ को मेज़र करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमें पता पड़ा कि इसकी डेप्थ कितनी है, 11,033 मीटर। सो ये तरीका है एलिवेशन को मेज़र करने का और डेप्थ को मेज़र करने का सी वाटर की हेल्प से, क्योंकि ये हमेशा सेम ही रहता है। तो ये था तरीका किसी भी हाईएस्ट पॉइंट की सरफेस को मेज़र करने का या डीपेस्ट पॉइंट को मेज़र करने का विद द हेल्प ऑफ सी वाटर लेवल, बिकॉज एज यू नो द सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर, जो समुद्र के तल होता है वो लगभग एक ही ऊंचाई पे रहता है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक दैट इज माउंट एवरेस्ट इज 8850 मीटर्स अबव द सी लेवल। इसलिए ये जो इसकी हाइट है, ये आप देख रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8850 मीटर्स अबव द सी लेवल। जब हम मेज़र करते हैं तो भी हम ये लिखते हैं कि अबव द सी लेवल के ऊपर। नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन, और जो सबसे ज़्यादा गहराई है 11,022 मीटर्स की, जो मैरियाना ट्रेंच में है पैसिफिक ओशियन, तो ये भी क्या है, बिलो द सी लेवल के नीचे। डू यू नो एडवर्ड हिलेरी फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड टेंजिंग नोर्गे शेरपा फ्रॉम इंडिया वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट? क्या आपको पता है कि एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे और टेंजिंग नॉर्वे शेरपा जो इंडिया के थे, वो पहले आदमी थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। और अगर हम बात करें लेडीज़ की, तो जनको तेबाई फ्रॉम जापान वॉज द फर्स्ट लेडी टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। लेकिन जो इंडिया की पहली लेडी थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट वॉज बछेंद्री पाल। और अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप हैं इस वर्ल्ड में, यानी कि जो भी लैंड का हिस्सा है, मोस्टली इन अर्थ पे जितना भी ज़मीन है, ठोस जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, उसे 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। एंड दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़, और इनके आसपास वाटर बॉडीज़ हैं जिनकी वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये कॉन्टिनेंट है, इसके आसपास जो आपको ब्लू दिख रहा है वो सब क्या है, वाटर बॉडीज़ हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग हो गया है। नाउ वी विल सी अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। अगर हम एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज के किसका क्षेत्रफल कितना है, तो सबसे ज़्यादा है एशिया का, सेकंड नंबर पे है अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, यूरोप एंड लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ।
एशिया सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। जैसा कि आप ये वर्ल्ड मैप देख रहे हैं तो आपको रेड एरिया एशिया डिनोट कर रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना बड़ा हिस्सा है जो एशिया है। अर्थ का अगर हम बात करें, पूरी अर्थ पे जितना सरफेस है ना, उसका ये 1/3 पार्ट है, यानी कि अगर अर्थ को हम 3 बड़े हिस्से मान लें तो ये उसका 1 पार्ट है, यानी कि ये बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये अर्थ के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, क्योंकि हमें पता है जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये ईस्ट हो गया, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अगर हम अर्थ को ऐसे डिवाइड कर दिया तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इससे पास थ्रू करती है। नेक्स्ट, हेयर लाइज तिब्बत प्लेट्यू एंड हिमालय माउंटेन रेंज, यहाँ पे आपको तिब्बत का पठार और हिमालय माउंटेन रेंज भी देखने को मिलेगी। तो हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा, ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अर्थ का 1/3 पार्ट है, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होती है, और यहाँ पे आपको तिब्बत का पठार और हिमालय माउंटेन रेंज भी देखने को मिलती है एशिया में। एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट, एशिया के वेस्ट की तरफ जो यूरोप है वो एशिया से सेपरेट कैसे होता है, बाय यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत की वजह से एशिया यूरोप से सेपरेट होता है। द कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, अगर यूरोप और एशिया के लैंडमास को कंबाइन देखें तो वो यूरेशिया कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरोप की। एल्प्स माउंटेन रेंज इज फाउंड इन द वेस्ट साइड, जो आपको ये यूरोप कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, एज यू कैन सी द यूरोप कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड मैप, द रेड एरिया डिनोट द यूरोप। तो यहाँ पे हमने देखा कि एल्प्स माउंटेन रेंज है वो यूरोप में वेस्ट साइड है, यानी कि ये रहा यूरोप, और इसके वेस्ट की तरफ आपको मिल जाएगा एल्प्स माउंटेन रेंज। देन आर्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ लाइन पासिस थ्रू इट, जो हमारा आर्कटिक सर्कल है यानी कि 66.5 नॉर्थ, वो इस पे पास करता है, वो इससे पास करता है आर्कटिक सर्कल। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द एशिया एंड इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड। ये एशिया हमारा ये था, तो एशिया की वेस्ट साइड में आपको यूरोप देखने को मिलेगा, आर्कटिक सर्कल यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ, इससे लाइन पास होती है, और ये 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, जैसे कि 1, 2 एंड 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया के बाद अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो है आपका अफ्रीका। इन इट्स नॉर्थ लाइज, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है रेड कलर से, ये आपका अफ्रीका है। इन इट्स नॉर्थ लाइज एटलस माउंटेन रेंज, द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है जो एटलस माउंटेन है रेंज है वो इसके नॉर्थ में, मतलब अफ्रीका की जो नॉर्थ पोर्शन है ना वहाँ पे एटलस माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगा, और जो इक्वेटर है यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड वो लगभग इसके बीच में से कट करके लाइन जाती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, इसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो आपका नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास, ये एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास करता है। सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, वो इसी पे है, और जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि नाइल रिवर है, जिसके पास में इजिप्ट की सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, तो वो भी आपको वहीं पे मिलेगी, इसी में से फ्लो करती है, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे आपको सहारा डेजर्ट मिलेगा जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। देन आपको नाइल रिवर मिलेगी जिसके पास इजिप्ट की सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। देन यू कैन ऑल्सो फाउंड एटलस माउंटेन हेयर, यहाँ पे आपको एटलस माउंटेन भी मिलेगा। और ये इकलौता कॉन्टिनेंट है जिस
के पास में से, मिडिल में से लगभग तो इक्वेटर जाती है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइनें से पास करती हैं। और ऐसा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ये इस तरीके की शेप का कुछ है, मतलब लंबा लंबा है, तो इस वजह से ये तीनों लाइन इससे पास करती हैं। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड लार्जेस्ट का मतलब ये है कि एशिया सबसे बड़ा है लैंड एरिया वाइज, उसके बाद अफ्रीका और तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ लिंक टू साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। नॉर्थ अमेरिका जो आपका ये है और साउथ अमेरिका जो ये है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ एक पतली सी लैंड स्ट्रिप से, एक पतली सी पट्टी है ज़मीन की उससे, और उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट, 3 ओशियंस अराउंड दिस कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट, ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। दिस कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम बात करें अर्थ की तो देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये नॉर्थ में वेस्ट की साइड है, यानी कि कुछ इस तरह की पोजीशन है इसकी। तो ये नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इट्स वेस्टर्न साइड लाइज रॉकी माउंटेन। अगर हम बात करें कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में कौन सी माउंटेन रेंज है, तो वो है आपकी रॉकी। ओके, एंड अगर हम बात करें ईस्ट साइड कौन सी माउंटेन रेंज है, तो वो है आपकी अल्पेशियन माउंटेन रेंज, विच इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। हियर यू कैन सी दिस डायग्राम। ओके, नेक्स्ट साउथ अमेरिका। इट लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा का पूरा ही लगभग सदर्न हेमिस्फीयर के अंडर आता है। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, जो एंडीज माउंटेन रेंज है, जो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वो इसमें पूरी रन करती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये यहाँ से ये पूरी माउंटेन रेंज रन कर रही है एंडीज, और ये सबसे लंबी लंबी माउंटेन रेंज है जो कि आपको देखने को मिलेगी साउथ अमेरिका में। सो it run through north to south. South America has the world largest river, the Amazon, which has the maximum water holding capacity. साउथ अमेरिका में ही आपको मिलेगी सबसे बड़ी सबसे चौड़ी रिवर, यानी कि अमेज़न, जिसमें विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, यानी कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बाकी नदियों से सबसे ज़्यादा है। सो हेयर यू कैन सी दिस डायग्राम। आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है अमेज़न रिवर, जो कि सबसे चौड़ी नदी है विश्व की, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। तो यानी इसके 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्टली तो ये पूरा का पूरा जो आपका साउथ अमेरिका है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सेकेंडली जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और जो सबसे चौड़ी रिवर है अमेज़न रिवर, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा का पूरा कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियन एंड सी। इसके चारों तरफ, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, हर साइड आपको महासागर ही देखने को मिलेंगे। हेयर लाइज द ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इट इज़ कॉल्ड एन लैंड कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ग्रेट सैंडी डेजर्ट, आपको यहाँ मिल जाएगा, ये रहा ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी मिल जाएगा, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और ग्रेट बैरियर रीफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी इसके पास। एंड इट इज़ कॉल्ड द लैंड कॉन्टिनेंट, और इसे लैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। नेक्स्ट इज एंटार्क्टिका। इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज़ कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा का पूरा आपको सदर्न हेमिस्फीयर में दिखेगा। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो आपका साउथ पोल है वो लगभग इसके बीचों बीच में है, एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ, क्योंकि ये साउथ में है।
बिल्कुल सदर्न हेमिस्फेयर में है। साउथ पोल इसके लगभग बीचों बीच में है। एज इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्या है, क्योंकि साउथ पोल इसके बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है, इसलिए यहाँ पे थिक आइस शीट है, इतना बर्फ से कवर्ड है कि यहाँ पे हम लोग तो रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज़ ने यहाँ पे क्या किया, अपने रिसर्च सेंटर बना दिए हैं अंटार्कटिका में। इंडिया ऑल्सो हैव 2 रिसर्च स्टेशन देयर। यहाँ पे इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशन हैं, वो है, एक है आपका मैत्री, दूसरा है आपका दक्षिण गंगोत्री। These are the 2 research center of India which are located in the Antarctica. Next, answer the following question. The range that separate यूरोप फ्रॉम एशिया, वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो एशिया और यूरोप को सेपरेट करती है, वो है आपकी यूराल माउंटेन रेंज। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय डैश। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है एक पतले नैरो लैंड स्ट्रिप से, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट, द 2 कॉन्टिनेंट दैट लाई एंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर, 2 कॉन्टिनेंट हैं जो बिल्कुल सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, वो है आपके ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज यूरेशिया। यूरोप और एशिया को साथ में कहा जाता है यूरेशिया। और इंडियन ओशियन एक लौता ऐसा ओशियन है जिसका नाम है कंट्री के ऊपर है, हमारी इंडिया के ऊपर है। एंड द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ दैट इज चैलेंजर डीप इज इन मेरियाना ट्रेंच। अर्थ का सबसे जो डीपेस्ट पार्ट है मेरी चैलेंजर डीप, वो आपका मेरियाना ट्रेंच में है। नेक्स्ट, वाई द नदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसे हम लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अर्थ का मोस्टली लैंड मास एरिया है वो आपको यहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द अर्थ लैंड मास लाई हेयर। नेक्स्ट, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया यू हैव टू मार्क माउंटेन रेंज, हिमालय, रॉकी एंड एंडीज। 3 माउंटेन्स आपको मार्क करने हैं और एक प्लेट्यू तिब्बत को मार्क करना है। सो सी हियर, फर्स्टली हम इंडियन है तो हम इंडिया से स्टार्ट करेंगे। हेयर इज माउंटेन रेंज दैट इज हिमालयास एंड हेयर इज तिब्बत प्लेट्यू। सो आपने लोकेट कर दिया, वेरी नाइस। नेक्स्ट हम मार्क करते हैं रॉकी माउंटेन विच इज लोकेटेड इन द North America, and next we will mark Andes Mountains which is located in the South America continent. So that was all about this chapter. Thanks for watching.